दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा आप सबसे अपील है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के इस वीडियो का मकसद है गार्नर वर्सेस मरे रूल को समझाना। गार्नर वर्सेस मरे रूल स्पेशली तब हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है जब कुछ पार्टनर्स सॉल्वेंट रह जाते हैं और कुछ पार्टनर्स दिवालिया घोषित हो जाते हैं। मतलब वो कोर्ट से उनको इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है। जब भी कुछ पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है बट अदर पार्टनर्स रिमेन सॉल्वेंट, उस पर्टिकुलर केस में गार्नर वर्सेस मरे रूल के हिसाब से अकाउंटिंग को आगे बढ़ाया जाता है। पहले इस रूल को समझाएंगे और इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको पहले मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हुआ क्या था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश को, ये ब्रिटिश ज़माने का केस है, ठीक है। 3 पार्टनर्स हुआ करते थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। ये तीनों में से मतलब पहले तो बिजनेस इन लोगों का अच्छा चल रहा था, बाद में विल्किंस जो है वो हो जाता है इंसॉल्वेंट। अब प्रॉब्लम ये रहता है कि विल्किंस का लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, मतलब विल्किंस सिंस इंसॉल्वेंट हो गया था तो फर्म का लॉस का जो हिस्सा विल्किंस को बियर करना चाहिए था उसको लेकर के गार्नर और मरे के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। गार्नर कहता है कि, मतलब दोनों में से कोई एक जन का कहना था कि ये जो लॉस है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, जबकि दूसरे जन का कहना था कि नहीं, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये कोई और रेशियो में, कोई दूसरा रेशियो में ये शेयर होना चाहिए। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि कोर्ट में ले जाएंगे इस मैटर को। तो ब्रिटिश कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस जमाने में वो आज भी हम लोग फॉलो किया करते हैं। तो ब्रिटिश जज ने कहा था कि यहाँ पे सबसे पहले तो विल्किंस का लॉस को गार्नर और मरे को इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स यहाँ पे क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे बांटना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस रूल का जो पहला हाईलाइट है मैं यहाँ पे देखिए बोर्ड में लिख के रखा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये रूल। सबसे पहले रूल, गार्नर वर्सेस मरे रूल हाईलाइट्स द शेयर ऑफ लॉस ऑफ एनी इंसॉल्वेंट पार्टनर must be borne by the solvent partners in the adjusted capital ratio। क्या मतलब हुआ दोस्तों, मान के चलिए कि पार्टनर्स है गार्नर और मरे। गार्नर का कैपिटल है 1 लाख रुपया, मरे का कैपिटल है 50,000 रुपया। तो रेशियो क्या आता है, और कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो आता है 2:1 बिकॉज 1 लाख डिवाइडेड बाई अगर आप 50,000 करिएगा तो रेशियो आएगा 2:1। और टोटल लॉस ऑफ विल्किन सपोज आता है 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज को आपको 2:1 के रेशियो में बांटने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब गार्नर को 20,000 का लॉस का हिस्सा बियर करना पड़ेगा और मरे को क्या करना पड़ेगा, 10,000 का लॉस का हिस्सा को बियर करना पड़ेगा। ऐसा ब्रिटिश जज ने पहला हाईलाइट में बताया था, पहला पॉइंट में उसने यही बात कहने का कोशिश किया। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा एक पॉइंट है, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। ये एडजस्टेड कैपिटल रेशियो लास्ट एग्रीड होना चाहिए। लास्ट एग्रीड मतलब जस्ट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के डेट से पहले, जस्ट पहले ये रेशियो को डिसाइड किया हुआ जाएगा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एग्रीड रेशियो के बेसिस पे हम लोग कैपिटल का रेशियो तो निकालेंगे लेकिन वो भी एडजस्टेड निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। मैं आपको समझाऊंगा कि एडजस्टेड कैपिटल रेशियो को निकालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा थोड़ी ही देर में। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि द सॉल्वेंट पार्टनर्स मस्ट ब्रिंग इन कैश देयर ओन शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस। इसका मतलब ब्रिटिश जज ने कहा कि गार्नर और मरे, आप दोनों तो सॉल्वेंट हो, आप दोनों एक काम करो, आपका अगर कोई रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी हिस्सा है लॉस का, तो आप लोग सबसे पहले अपना शेयर ऑफ लॉस को आपको फर्म को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फर्म में लेकर के आना पड़ेगा।
हो सकता है ब्रिटिश जज ने इसलिए इस तरह का फैसला सुनाया था क्योंकि फर्म को उस समय कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिश जज ने बोला कि जो लोग सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे उन लोगों को अपना अपना हिस्से का रियलाइजेशन लॉस फर्म में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, इफ एनी पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, then he will not share the loss of any insolvent partner। मान के चलिए 4 पार्टनर है, X, Y, Z और A। 4 पार्टनर्स में से A जो है वो हो जाता है इंसॉल्वेंट और Z वहां पे वो सॉल्वेंट रहता है, बट सॉल्वेंट रहने के बावजूद उसका डेबिट बैलेंस रहता है कैपिटल अकाउंट में। मतलब उसका कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस का मतलब वो फर्म को देने वाला है पैसा, फर्म उसको कुछ देने वाला नहीं है, फर्म उससे पाता है। तो यहाँ पे Z को A का लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी बियर करने का जरूरत नहीं है। Z को कोई दरकार नहीं है कि वो A का इंसॉल्वेंसी लॉस को बियर करे। तो बियर कौन करेगा A का लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी? X और Y। किस रेशियो में बियर करेगा? कैपिटल रेशियो में बियर करेगा। अब ये तीनों पॉइंट्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स जो हैं, उन लोगों को कैपिटल रेशियो में क्या करना होगा? इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस को बियर करना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो लोग अपना अपना हिस्से का रियलाइजेशन लॉस कैश में लेकर के आएगा। नंबर 3 कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर का डेबिट बैलेंस है पहले से ही उनके कैपिटल अकाउंट में, तो वो सॉल्वेंट होने के बावजूद उनको कोई भी तरह का लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी किसी भी इंसॉल्वेंट पार्टनर का बियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ये जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप लोगों में से कोई बोलिएगा कि ब्रिटिश जज का सर ये केस था, ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है, हम लोग क्यों ये कोर्ट का जजमेंट को पढ़ें और हम लोग क्यों इसके हिसाब से अकाउंटिंग करें? हमारा खुद का भी तो रूल होना चाहिए। बिल्कुल सही है आप लोगों का सोच। हम लोगों के लिए ये ब्रिटिश जज का रूल एग्जैक्टली लागू नहीं होता, बट ठीक है, इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी गार्नर वर्सेस मरे रूल को ही सपोर्ट कर दिया विद सम मॉडिफिकेशन। तो दैट इज व्हाई गार्नर वर्सेस मरे रूल हम अकाउंटेंट्स के लिए लागू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे नोट देकर के डिस्कस किया हूं, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी गार्नर वर्सेस मरे रूल को फुल सपोर्ट मिलता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the solvent partners are not required to bring their share of realization loss in cash। बस यहीं पे एक फर्क है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनको रियलाइजेशन लॉस अपना कैश में लाने का दरकार नहीं है। रेस्ट इज सेम, बाद बाकी पूरी तरीके से गार्नर वर्सेस मरे रूल जैसा है। रेस्ट इज सेम एज गार्नर वर्सेस मरे रूल, पूरी तरीके से गार्नर वर्सेस मरे रूल की तरह यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी इस बात को सपोर्ट कर दिया है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि कैपिटल रेशियो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। आप लोगों को पता होगा कि कैपिटल अकाउंट को तैयार करने का, प्रिपेयर करने का 2 मेथड्स पॉपुलर है। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 तरह के अकाउंट बनते हैं कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत ही कम चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने अगर कोई पैसा इंट्रोड्यूस किया एज हिज कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो कैपिटल के अगेंस्ट में जो विथड्रॉवल्स हो रहा है, जो विथड्रॉवल्स अगेंस्ट कैपिटल हो रहा है, उसको हम लोग बस कंसीडर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, हाँ, तो इन द केस व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड,
The capital account balances will only be considered for determining the ratio of adjusted capitals. मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल्स का जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, बस उन बैलेंसेस को जस्ट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो बैलेंसेस रहेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उन बैलेंसेस को कंसिडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे रेशियो को निकाला जाएगा। कोई चीज ऐड या माइनस नहीं होगा। सिंपली वी विल टेक द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस जस्ट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। कौन सा कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स करंट अकाउंट से इस केस में कोई मतलब हम लोगों को नहीं रह जाएगा। अच्छा, अगर पार्टनर्स कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो गया तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस लास्ट एग्रीड कैपिटल्स will be equal to capital of solvent partners as per balance sheet। बैलेंस शीट के मुताबिक जो भी कैपिटल ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो ढूंढ निकालिए, साथ में ऐड करिए देयर शेयर इन रिजर्व फंड। अगर उन सॉल्वेंट पार्टनर्स का बैलेंस शीट में कोई रिजर्व फंड है तो उसको पहले बांट दो, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर का अपना अपना शेयर होगा उसको ढूंढ के निकालो, वो ऐड हो जाएगा कैपिटल ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स के साथ। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस करके पड़ा हुआ है तो उसको भी क्या करो? बांट दो, बांट करके उसको भी ऐड कर दो। इसके बाद शेयर इन रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मतलब होता है अनसर्टेनिटीज, ठीक है। फ्यूचर में कभी मतलब पार्टनर्स को अगर ये फील होता है कि फ्यूचर में कभी लॉस हो सकता है तो उसके लिए वो लोग क्या करता है, एक रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज पहले से ही मेंटेन करके रखता है कि ताकि बाद में जाकर के उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना अराइज करे। तो ये जो रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज है तो ये पार्टनर का ही पैसा, तो इसीलिए रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज को भी क्या किया जाएगा? उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा और उसका जो हिस्सा होगा उसको हम लोग कंसिडर, सॉल्वेंट पार्टनर का जो हिस्सा होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। माइनस करेंगे शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉस इफ एनी। अगर आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो वो हो गया एक्यूमुलेटेड लॉस। उस एक्यूमुलेटेड लॉस में सॉल्वेंट पार्टनर का जो हिस्सा बनता है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। आपको देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल्स फिक्स नेचर का है या फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। अगर फिक्स नेचर का है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो तरह का अकाउंट आपको नजर आएगा। आपको करंट अकाउंट की तरफ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट देखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है जस्ट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वो कितना है, उसके आधार पे आप क्या कर लीजिएगा, आप उसके आधार पे रेशियो को निकाल लीजिएगा। वो रेशियो को यूज करिएगा किसके लिए? ये जो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो है वही रेशियो, ये रेशियो जो निकलेगा वो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कहलाएगा और इसी रेशियो के आधार पे आपको इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी लॉस हो रहा है उसको सॉल्वेंट पार्टनर के बीच में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर आप देख रहे हो कि नहीं पार्टनर्स कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग नेचर का बन चुका है तो इन दैट केस आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट बचेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। उस केस में क्या करना है आपको? लास्ट एग्रीड कैपिटल निकालने का तरीका मैंने बता दिया। कैपिटल ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर बैलेंस शीट के हिसाब से ढूंढ निकालिए, रिजर्व फंड जोड़ दीजिए, रिजर्व फंड का शेयर जोड़ दीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का शेयर जोड़ दीजिए, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी का शेयर जोड़ दीजिए, एक्यूमुलेटेड लॉस का शेयर माइनस कर दीजिए। करने के बाद जो लास्ट बैलेंस बचेगा वो सभी पार्टनर्स का निकाल करके रखिए, उसके बेसिस पे रेशियो निकालिए। उस रेशियो के बेसिस पे आपको इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस हो रहा है उसको क्या करना है? बांट देना है बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो दीज आर द हाइलाइट्स। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गार्नर वर्सेस मरे रूल के मुताबिक क्या कह रहा है? सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस जो भी होगा, सिंस वो इंसॉल्वेंट हो चुका है वो तो अब ला नहीं पाएगा, तो उसका इंसॉल्वेंसी लॉस हम लोगों को बांट देना पड़ेगा बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द एग्रीड एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट, सॉल्वेंट पार्टनर को कैश लेकर के आना है अपने हिस्से का रियलाइजेशन लॉस का। थर्ड, अगर कोई भी पार्टनर का पहले से डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में तो वो किसी भी दूसरे पार्टनर का लॉस को बियर नहीं करेगा।
अच्छा, अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक क्वेश्चन को बनाने के लिए बोला गया है तो बस ये वाला सेकंड वाला पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब कुछ लागू होगा। सेकंड वाला पॉइंट क्या था कि कैश लाने वाला पॉइंट था, तो बस सॉल्वेंट पार्टनर का कैश लाने वाला बात को छोड़ करके बाकी पूरा गार्नर वर्सेस मरे रूल एज इट इज फॉलो करना है। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होगा तो किस तरीके से रेशियो निकालना है, सिर्फ कैपिटल का रेशियो निकालना है। और पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा तो हर एक चीज को आपको जो कि कैपिटल के साथ ऐड होता है वो ऐड करते करते जाना है। कैपिटल तो आएगा ही आएगा, रिजर्व फंड का हिस्सा आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा आएगा, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस हो जाएगा। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पर। थैंक यू।